Let's start with cost sheet, one of the important topic in costing. Cost sheet, sheet मतलब spreadsheet detail about cost, detail about cost. चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि कॉस्ट जो है ना वो अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग वेरिएबिलिटी के बेस पे डिवाइडेड है. यहाँ पर वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉस्ट का ब्रेकअप बेस्ड ऑन एलिमेंट्स और फिर बेस्ड ऑन ट्रेसेबिलिटी. तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं कि ये कॉस्ट शीट जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है. मीनिंग इधर देखते जाओ. It is a statement of cost and profitability. It is a statement of cost and, मतलब ये एक स्टेटमेंट में आपको कॉस्ट भी मिल जाएगा एंड लास्ट में आपको इसका प्रॉफिट भी मिल जाएगा. शोइंग ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट. जो कॉस्ट के ब्रेकअप्स है ना, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सबका ना ब्रेकअप भी मिल जाएगा इसके अंदर. कौन से ईयर के लिए? ऑफ इधर पास्ट डेटा और प्रोजेक्टेड डेटा. मतलब आपका जो ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए भी आप लोग ये बना सकते हो कॉस्ट स्टेटमेंट, या फिर आपका फ्यूचर में कोई प्लान है कि कितना खर्चा होना चाहिए, कितने का प्रॉफिट मिलेगा, उसके लिए भी बना सकते हो आप लोग ये कॉस्ट स्टेटमेंट. तो बेसिकली इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग डिटेल्स ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग डिटेल्स ऑफ योर कॉस्ट. एंड कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया है यहाँ पर. तो सबसे पहले ना आपको कॉस्ट का बाइफर्केशन बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है यहाँ पर. कॉस्ट इंफॉर्मेशन जो होगा, सबसे पहले कॉस्ट शीट is a document. Cost sheet is a document which provides a detailed cost information. Cost sheet क्या है आपका? It is a document which provides detailed cost. Detailed कॉस्ट का जो इन्फॉर्मेशन है एकदम डिटेल में होगा. मतलब कि फैक्ट्री कॉस्ट अलग, हमारा फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड यस ऑफ कोर्स प्रोडक्शन कॉस्ट. दूसरा एडमिन कॉस्ट अलग, तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अलग. तो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट को ना पूरा बाइफर्केट करने वाले हैं और पूरा डिटेल मिलेगा इस कॉस्ट शीट के अंदर. कॉस्ट इन्फॉर्मेशन क्या होता है? कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट information are presented on the basis of functional classification. फंक्शनल क्लासिफिकेशन मतलब, तो अभी आपको कॉस्ट का ब्रेकअप बताऊंगा. कॉस्ट का ब्रेकअप बेस्ड ऑन, कॉस्ट का ब्रेकअप बेस्ड ऑन ट्रेसेबिलिटी होगा, बेस्ड ऑन
एलिमेंट्स होगा एंड बेस्ड ऑन फंक्शंस होगा। यहाँ पर जो लिखा ना फंक्शंस क्लासिफिकेशन, वो इसी बारे में बात हो रहा है। कॉस्ट इंफॉर्मेशन मतलब कॉस्ट का जानकारी, जो कॉस्ट का आपको जानकारी मिलेगा ना वो फंक्शंस के बेस पे मिलते जाएगा। कैसे मिलेगा बताता हूँ। तो सबसे पहले कॉस्ट ट्रेसिबिलिटी के अगर बेस पे बोलूँ तो कॉस्ट होता है आपका डायरेक्ट कॉस्ट एंड एक होता है आपका डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा होता है आपका व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट, मतलब जो कॉस्ट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो आप उस प्रोडक्ट में, वो हो जाता है आपका। जैसे कि अगर हमारा शर्ट बनाने का बिजनेस है तो शर्ट के लिए कैन आई से क्लॉथ, क्लॉथ बन जाएगा मेरा डायरेक्ट कॉस्ट, बिकॉज मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्लॉथ कितना लगने वाला है इस शर्ट के लिए। एक लेबर जो काम कर रहा है, लेबर ने बोला कि आई विल चार्ज 300 रुपीज फॉर वन शर्ट, तो कैन आई से लेबर का भी खर्चा मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है कि एक शर्ट के पीछे कितना है, तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट कॉस्ट। अब जो लेबर को जो मैंने डिजाइन दिया है, वो डिजाइन के लिए आई एम पेइंग कॉपीराइट टू समवन, मतलब ये जो डिजाइनिंग है ना, जेठालाल को मैं कॉपीराइट दे रहा हूँ कि आपके जैसे शर्ट बनाऊंगा। जेठालाल का जो डिजाइनर है ना, मैंने उसको कॉपीराइट दिया है कि हर एक शर्ट के पीछे आई विल पे यू 100 रुपीज। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। आया समझ में? तो डायरेक्ट कॉस्ट वो है कि एक प्रोडक्ट के पीछे कितना खर्चा हो रहा है ना, ये आपको डायरेक्टली पता है। देन व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट? इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट के पीछे आपका एग्जैक्ट कितना खर्चा हो रहा है ना वो पता नहीं चलेगा। एग्जाम्पल रेंट, जिस फैक्ट्री में आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसका रेंट, तो एक प्रोडक्ट के लिए रेंट कितना वो मालूम पड़ेगा आपको। एक प्रोडक्ट के लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना है वो मालूम पड़ेगा। फैक्ट्री में जो आप लोग सुपरवाइजर को सैलरी दे रहे हो, सुपरवाइजर काम क्या कर रहा है? सुपरवाइज कर रहा है, जो लोग वर्कर लोग काम कर रहे हैं उसको सुपरवाइज कर रहा है। तो वर्कर सुपरवाइजर को जो आप पेमेंट दे रहे हो वो एक प्रोडक्ट के लिए कितना दे रहे हो मालूम पड़ रहा है क्या? तो जो भी आपको एक प्रोडक्ट के लिए कितना खर्चा होगा डायरेक्टली मालूम नहीं है, उसको क्या बोला जाता है आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट। बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब एलिमेंट्स के बेस पे अगर ब्रेक किया जाए, इट विल बी मटेरियल, इट विल बी लेबर, इट विल बी एक्सपेंसेस। अगर एलिमेंट के बेस पे ब्रेक किया जाए कॉस्ट को, तो मटेरियल मतलब सेम शर्ट बनाने के बिजनेस का अगर बात करें, मटेरियल मतलब क्लॉथ, क्लॉथ हो गया, बटन्स हो गए। लेबर मतलब, लेबर मतलब हम लोग जो लेबर काम कर रहे हैं वहां पर, वो हो गया। एंड एक्सपेंसेस में आपका रेंट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, डीजल कॉस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मशीन को मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट, उसका डेप्रीसिएशन सब आ गया एक्सपेंसेस के अंदर। अब फंक्शंस के बेस पे अगर डिवाइड करना है, फंक्शंस, फंक्शंस वाला ध्यान से सुनना, इसका 3 पार्ट है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हम लोग बोलते हैं इसको प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका और एक नाम है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब गुड्स को बनाने का जो खर्चा हो रहा है ना आपके फैक्ट्री के अंदर, वो सब यहां पर आने वाला है। क्लियर है? और आपको और एक चीज बता दूं, इसके अंदर आपका डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों आएगा, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों आ जाएगा आपके प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों आ जाएगा। समझ में आ गया सर? डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब मटेरियल जो लगा वो डायरेक्ट है, जो एक लेबर ने बोला 300 रुपया लेगा वो भी डायरेक्ट है आपका, जो रॉयल्टी में जेठालाल के डिजाइनर को दे रहा हूँ वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्लस फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चा,
फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चा मतलब फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, मशीन का डेप्रिसिएशन, मशीन का इंश्योरेंस, वो सब मिला लोगे ना जब, तो आपको मिल जाएगा आपका प्रोडक्शन कॉस्ट। ये क्लियर है? नेक्स्ट इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड आई नो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है इस चीज का, एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यस और नो हमने डिस्कस किया था, वो सब डिस्कशन अभी होने वाला है। बट एडमिन कॉस्ट इन जनरल, इन जनरल क्या हो जाता है आपका, ऑफिस रेंट, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, बराबर है। तो सिर्फ ये ऑफिस रिलेटेड नहीं आता है, अभी ध्यान से सुनो और समझो। एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, एडमिन कॉस्ट नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन आप लोग ने बोल दिया है, यस। ऑफिस का क्या बोला, रेंट, ऑफिस का सैलरी। अब सुनो ना, ऑफिस में ना 3 लोग है जो काम कर रहे हैं, 3 लोग, ए बी सी। अब जो ए है ना उसका सैलरी पूरे साल का है 10 लाख रुपीज। तो ये जो 10 लाख रुपीज जो हम लोग ए को दे रहे हैं, ये हम लोगों के लिए एडमिन एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, जो ऑफिस में काम कर रहा है। लेकिन मैं बोलूँ आपको, ये जो ए है ना, इसका काम है आधा से ज्यादा टाइम आपको फैक्ट्री में बैठ के देखना है लोग बराबर काम करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको फैक्ट्री में जाके ध्यान देना है कि प्रोडक्शन टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेल बराबर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिस्पैच ऑफ द गुड्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ चोरी तो नहीं हो रहा है, जाके चेक तो करो। तो अपना वो 60% टाइम है ना, 60% टाइम फैक्ट्री में देता है। तो कैन आई से एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन विल बी 60% ऑफ दैट 10 lakhs। तो इट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन कॉस्ट। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ओके, वो आगे आएगा कॉस्ट शीट के अंदर। नेक्स्ट आप लोगों को मालूम है नेक्स्ट क्या होने वाला, नेक्स्ट वुड बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। आपको बता दो इसमें और आने वाला है आर एंड डी कॉस्ट। आर एंड डी कॉस्ट का मतलब क्या हो जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट मतलब आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाने के पहले आपको रिसर्च करना पड़ता है, तो उसका खर्चा, रिसर्च करना पड़ता है उसका खर्चा। और एक आएगा आपका क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट क्या होता है, चेक करता तेज, बरोबर। तो प्रोडक्ट बनने के बाद डायरेक्ट पैकिंग थोड़ी होता है, पहले एक बार चेकिंग होता है कि अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, शर्ट बना लिया, तो एक बार चेक करेंगे, ओके बराबर बना है, एज पर डिजाइन बना है कि नहीं बना है, पॉकेट बराबर है, सब बराबर है, चेक हो गया, उसके बाद जाके पैकिंग के लिए जाता है। तो ये जो भी है पर्सन चेक करेगा, वो फ्री में थोड़ी करेगा, खर्चा है ना कंपनी के लिए वो, बराबर है। सो वहां पर आ जाता है आपका क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ओके। तो अब कॉस्ट शीट के लिए आपको समझना पड़ेगा, हम लोग जो टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट को अगर हम लोग एलिमेंट के बेस पे तोड़े, प्लीज ध्यान देना, अगर टोटल कॉस्ट को हम लोग एलिमेंट के बेस पे तोड़े तो क्या बोलेंगे, मटेरियल, लेबर एंड, क्लियर है, मटेरियल, लेबर एंड। अच्छा, अब एलिमेंट के बाद अगर मुझे उसको ट्रेसिबिलिटी के बेस पे तोड़ना है तो क्या हो जाएगा वो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इधर देख लो, ये मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूं बिकॉज ये है ना हम लोग को कॉस्ट शीट का फॉर्मेट के लिए हेल्प हो जाएगा हमको। कॉस्ट अगर हम लोग एलिमेंट के बेस पे तोड़े, एलिमेंट के बेस पे क्या हो जाएगा आपका, ये मटेरियल, देन लेबर एक्सपेंसेस, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। अब अगर मुझे ट्रेसिबिलिटी के बेस पे तोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट
इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ये सब डायरेक्ट को अगर आप लोग मिला लोगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो हमको क्या मिलता है? प्राइम कॉस्ट मिलता है। तो यहाँ पर देख लो, अगर ये डायरेक्ट और ये डायरेक्ट, तीनों डायरेक्ट को हम लोग अगर मिला लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमारा प्राइम कॉस्ट। तब समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। डायरेक्ट मटेरियल, अगर शर्ट बनाने का बिजनेस है हमारा, शर्ट बनाने का, तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा हमारे लिए? क्लॉथ, क्लॉथ होगा, बटन्स होगा, वो चीज़ होगा जो डायरेक्टली पता चल रहा है आपका कि इसके लिए कितना खर्चा हो रहा है। आया समझ में? अच्छा, डायरेक्ट लेबर मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट लेबर? कि आपका एक वर्कर एक शर्ट के लिए कितना चार्ज करने वाला है, ये भी पता चल रहा है डायरेक्टली। तो ये क्या बन जाएगा आपका? डायरेक्ट। और डायरेक्ट एक्सपेंस का क्या एग्जांपल है? रॉयल्टी। एक शर्ट के पीछे मैं जेठालाल के डिजाइनर को कितना पैसा दे रहा हूं, दैट इज माय डायरेक्ट। ये क्लियर है? और सब डायरेक्ट को आप ऐड कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल एग्जांपल, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? ये इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? ये इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल अगर बोला जाए तो वो मटेरियल जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज नहीं होता है, डायरेक्टली यूज नहीं होता है। क्या होगा ऐसा एग्जांपल इसका जो डायरेक्टली यूज नहीं होता है? जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज नहीं होता है। अब एक मशीन है या फिर जो भी, अगर आप स्पेयर पार्ट्स बोल रहे हो तो आपका मशीन बनाने का बिजनेस होगा, तो कितना पार्ट्स लगेगा डायरेक्टली पता चलता है? ऑफकोर्स हाँ, ऑफकोर्स। अगर एसी बना रहा हूं तो उसका एक पार्ट, कोई भी पार्ट बोलो, कंप्रेसर, तो कंप्रेसर कितने का लगेगा वो मालूम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा उसमें? ऑफकोर्स हाँ। तो दैट्स अ डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल चाहिए मुझे। हाँ, लुब्रिकेंट्स, ऑयलिंग, मुझे बताओ वो भी तो मटेरियल है ना, और वो भी लोग अच्छा खासा फैक्ट्री में सेव स्टोर करके रखते हैं। ऑयलिंग रखना पड़ेगा ना, क्यों ऑयलिंग चाहिए? मशीन ठीक ठाक चलने के लिए। तो आप मशीन ऑयल के लिए जो भी खर्चा कर रहे हो, आप बता सकते हो कि एक शर्ट के लिए कितना ऑयल लगा? क्लियर है? क्लीनिंग के लिए कुछ सामान रखे हो, पता चलेगा क्या एक शर्ट के लिए कितना सामान लगा आपका क्लीनिंग के लिए? तो ये सब आपका ना इनडायरेक्ट मटेरियल है। सी, वो प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली तो यूज नहीं होता है, बट कहना है इनडायरेक्टली वो सब यूज हो ही रहा है ना। अगर ऑयलिंग नहीं होता तो मशीन ठीक से नहीं चलता, अगर मशीन ठीक से नहीं चलता तो आपका शर्ट नहीं बनता। तो डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है वो ऑयल शर्ट बनाने के लिए, बट इनडायरेक्टली तो यूज हो रहा है ना। तो वो एग्जाम्पल है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल का। इनडायरेक्ट लेबर, क्या एग्जाम्पल होगा इसका इनडायरेक्ट लेबर का? सुपरवाइजर सैलरी, वॉचमैन सैलरी। अब सुपरवाइजर को जो हम लोग सैलरी दे रहे हैं, एक शर्ट के पीछे देते हैं क्या? जो लेबर लोग काम कर रहे हैं ना, उनको सुपरवाइज करने का सैलरी है वो। तो जो भी सुपरवाइजर को सैलरी मिल रहा है, इट इज नॉट डायरेक्टली एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट, इसलिए वो क्या माना जाएगा? आपका इनडायरेक्ट लेबर। और इसके तो बहुत सारे भर भर के एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है ये सब? आपको 6 का 6 चीज पता चल गया क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सारा डायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या मिल जाएगा आपको? प्राइम कॉस्ट। एंड आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अगर आप ऐड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा ओवरहेड्स। का मतलब ही होता है आपका ऑल इनडायरेक्ट खर्चा। ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट खर्चा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स, 3। फर्स्ट इज
प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसका और एक नाम है मैन्युफैक्चरिंग, इसका और एक नाम है फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसका और एक नाम है वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स, चारों है एक ही चीज, चारों है एक ही चीज। आप बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ओवरहेड्स बोला तो क्या, इनडायरेक्ट खर्चा, और प्रोडक्शन बोला मतलब फैक्ट्री, मतलब आपके फैक्ट्री में जो जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं ना, फैक्ट्री के जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं ना, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो सबको बोला जाता है आपका प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये क्लियर है आप लोगों को? सेकंड आपका आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव, क्लियर है? ये दो पार्ट, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्लियर है? रिलेटेड टू प्रोडक्शन में आपको क्या बोला, एग्जांपल याद रखो कि ऑफिस का जो मिस्टर ए है वो अपना 50% ऑफ द टाइम कहां पर दे रहा है, फैक्ट्री में, तो वो एग्जांपल हो जाएगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। थर्ड आपका होगा यहां पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एकदम क्लियर है आप लोगों को? ओके, पहले कुछ डेफिनेशंस है वो भी आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ। सबसे पहला डायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट which can be identified with each individual यूनिट। ईच इंडिविजुअल यूनिट का मतलब हर एक यूनिट के लिए पता चलता है कि आपको खर्चा कितना हो रहा है, उसको क्या बोला जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट। इसके मैं दो एग्जांपल लिखूंगा, और जब दो एग्जांपल लिख रहा हूं ना तो मैं एक बार मटेरियल सोच रहा हूं और एक बार लेबर सोच रहा हूं, बराबर, एक बार मटेरियल और एक बार लेबर। तो डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल का एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो इट इज क्लॉथ फॉर मेकिंग शर्ट्स, कैन आई से, ये एग्जांपल हमारा मटेरियल वाला हो गया। एंड वेजेस फॉर मेकिंग शर्ट, ये एग्जांपल हमारा लेबर का हो गया। एकदम क्लियर है आप लोगों को व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल? सेकंड, व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल? तो डायरेक्ट मटेरियल सेम ऊपर का डेफिनेशन जैसा होगा, बेसिकली इट इज अ मटेरियल वाला कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट, मटेरियल का कॉस्ट। इसके लिए एग्जांपल कैन आई से यही सेम एग्जांपल इसके लिए आ सकता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या एग्जांपल होगा इसका, मशीन ऑयल, बराबर है ना, मशीन ऑयल। और एक एग्जांपल अगर बोले तो क्लीनिंग मटेरियल्स, आपको और एक चीज बता दूं ना इसमें, इनडायरेक्ट मटेरियल में
कभी कभी कुछ कुछ डायरेक्ट मटेरियल बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा होता है, तो उसको आप डायरेक्ट मटेरियल ना कंसीडर करके अगर आपने इनडायरेक्ट करके इनडायरेक्ट जैसा बांट दिया ना तो भी चलेगा। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो आप सूर्यदर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट खर्चा भी आपको कॉस्ट में ऐड करना चाहिए। आप लोगों का जो ओवरहेड्स है ना, ओवरहेड्स, वो भी आपको प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना चाहिए ना, नहीं तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट गलत दिखेगा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में डायरेक्ट भी आ जाएगा, इनडायरेक्ट भी आ जाएगा। डायरेक्ट तो पता चल रहा है कितना आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट पता है क्या एक एक प्रोडक्ट के लिए कितना है, तो हम लोगों को कोई ना कोई बेसिस में एलोकेट करना पड़ता है, कोई ना कोई बेसिस में एलोकेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर रेंट है तो आप देख लो कि आप अगर दो प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट ए आपका कितना जगह ले रहा है, एरिया क्या है, प्रोडक्ट बी का एरिया क्या है, तो एरिया के बेस पे आप रेंट को डिवाइड कर लो, देन यू विल गेट टू नो कि आपका ए प्रोडक्ट ए बनाने के लिए कितना रेंट का खर्चा एलोकेट होगा और बी के लिए कितना खर्चा होगा। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी टोटल बिल एक साथ आया रहेगा पूरे फैक्ट्री का। आप ये देख लो कि लाइट पॉइंट्स कितना है प्रोडक्ट ए बनाने के लिए, जहां पर भी आपका प्रोडक्ट ए बन रहा है ना वहां पर लाइट पॉइंट्स कितना है और बी के लिए लाइट पॉइंट्स कितना है, तो कहना है ए और बी के लिए आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो, फिर आप डिवाइड कर दो क्वांटिटी से तो एक के लिए मिल जाएगा आपको। तो कहना से आपका ओवरहेड्स का जो खर्चा होता है ना वो कोई ना कोई बेस में एलोकेट करना पड़ता है, और डायरेक्ट खर्चा क्या हो जाता है आपका, डायरेक्टली पता चलता है। सुनो ना एक एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, फूड बनाना है, सॉल्ट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, जो सॉल्ट लगने वाला है उसमें, इज इट डायरेक्टली डायरेक्ट कॉस्ट फॉर दैट फूड और इट इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर दैट फूड, इनडायरेक्ट कॉस्ट। आपको पता नहीं रहता कि कितना सॉल्ट जाएगा, आपको पता नहीं है कि कितना सॉल्ट लगने वाला है, ऐसा। सी व्हाट इज डायरेक्ट, कि प्रोडक्ट में मालूम है कि ये प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट में कितना एग्जैक्ट खर्चा हुआ है वो पता चलता है। दूसरा होता है कि नहीं पता, वो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट से कनेक्टेड नहीं है बट कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है वो। जैसे मशीन ऑयल, शर्ट के लिए मशीन ऑयल तो नहीं दिखेगा आपको इधर, बराबर है ना, लेकिन मशीन का ऑयल यूज तो हुआ इसके लिए। फूड के अंदर सॉल्ट मालूम पड़ेगा, तो आंसर इज यस, वो डायरेक्ट खर्चा है। पर डायरेक्ट खर्चा बहुत मामूली सा है, वेरी 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 नेग्लिजिबल। तो जहां पर आपका डायरेक्ट कॉस्ट नेग्लिजिबल होगा ना, आप उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट करके ट्रीट कर लो, चलेगा। क्या बोला यहां पर, मैं लिख देता हूं ये भी। समटाइम्स कॉस्ट ऑफ direct material is very small and insignificant, thus it is considered as, एकदम छोटू सा अमाउंट है। आपने एक 50 रुपीज़ का सॉल्ट लिया है, उसमें आप बोलोगे सर 1 रुपीज़ का यूज़ होता है इसमें, उससे अच्छा क्या करो ना, 50 रुपीज़ को अलग से रखो, इनडायरेक्ट में जैसा बांटने वाले हो ना, तो टोटल इनडायरेक्ट का खर्चा ले लो, उसी में लो और उसको कोई ना कोई बेसिस में एलोकेट कर देना। आपको ए बी सी के लिए अलग अलग करने का ज़रूरत नहीं है। आया क्या समझ में? अच्छा, अभी डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का एग्जांपल, डायरेक्ट लेबर का एग्जांपल इज वेजेस पेड फॉर वन शर्ट, वेजेस पेड फॉर वन शर्ट। तो मैं उसका एक एग्जांपल लिख लेता हूं यहां पर, आपका डायरेक्ट लेबर का एग्जांपल इज वेजेस पेड फॉर वन शर्ट। इनडायरेक्ट लेबर का एग्जांपल क्या होगा, इनडायरेक्ट लेबर का एग्जांपल क्या होगा, सुपरवाइजर्स सैलरी।
सुपरवाइजर्स सैलरी, बराबर है ना। सुपरवाइजर सैलरी हम लोग को नहीं पता चलता ना एक शर्ट के लिए कितना है। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल रॉयल्टी। हम लोग जो जेठालाल के डिजाइनर को दे रहे हैं ना, एक एक शर्ट के पीछे दे रहे हैं ना, क्लियर है ये। और इनडायरेक्ट के तो आपको कई एग्जांपल्स पता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के आपको कई एग्जांपल्स पता है, जिसमें से एक ले लेंगे हम लोग सैलरी, दूसरा रेंट, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। बस, क्या ये क्लियर है आप लोगों को? तो आप लोगों को ये छः का छः चीज़ पता चल गया क्या है। अब चलते हैं हम लोग कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में चलने से पहले मुझे एक बार वापस से इसका रिवाइज करवाने दो आपको। आप लोग ये तीनों डायरेक्ट खर्चे को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? प्राइम कॉस्ट। और ये इनडायरेक्ट खर्चे को अगर ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कितने टाइप का है? तीन। फर्स्ट इज योर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सेकंड इज योर एडमिन ओवरहेड्स एंड थर्ड इज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एडमिन को भी एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, एडमिन ओवरहेड्स के बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो चलो जैसा आएगा ना कॉस्ट शीट में तब लिख लेते हैं, कॉस्ट शीट में आएगा तो वैसा ही लिख लेते हैं। कॉस्ट शीट बोलो या फिर इसको कॉस्ट स्टेटमेंट। सबसे पहला आ जाएगा आपका डायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या हो जाएगा आपका? प्राइम कॉस्ट। बराबर है। वापस से डायरेक्ट, बट यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, इट इज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड स्लैश, इसको कभी कभी बोला जाता है डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट। और जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बोलो या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलो ये कैसा मिलेगा आपको? वेरी गुड। तो जब ओपनिंग स्टॉक बोलते हो ना, तो स्टॉक तीन टाइप का है, ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है, वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक तीन टाइप का होगा। फर्स्ट रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा इसका ओपनिंग स्टॉक होगा, इसका क्लोजिंग स्टॉक होगा, इसका परचेज भी होगा। इसका ओपनिंग होगा, इसका सिर्फ क्लोजिंग होगा। इसका ओपनिंग होगा, इसका परचेज होगा, इसका क्लोजिंग होगा। रॉ मटेरियल का सिर्फ डिस्कशन चल रहा है अब। तो अभी हम जब बोलेंगे ना ओपनिंग स्टॉक, तो सिर्फ ओपनिंग स्टॉक नहीं बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या हो जाएगा इसमें? एड परचेजेस। अभी ध्यान से सुनो, मॉड्यूल में लिखा है एड परचेजेस एंड एडिशंस। मतलब हाँ हाँ बोलो क्या होगा वो? आप करेक्ट बोल रहे हो। आप फैक्ट्री का खर्चा नीचे ले लो ना भाई साहब। आपका रॉ मटेरियल लाने के लिए जो फ्रेट का खर्चा हुआ होगा ना, वो लॉजिकली परचेज में ऐड होना चाहिए, वो परचेज में ही ऐड होना चाहिए। तो इधर देख लो, आपका यहां पर मैं अलग से ऐड कर रहा हूं इसको, फ्रेट फॉर रॉ मटेरियल स्लैश, इसको कभी कभी बोला जाता है कैरेज इनवर्ड। आ रहा है समझ में आपको? और कभी कभी क्या हो जाता है मालूम है, रॉ मटेरियल आया ना मेरे पास, कुछ रॉ मटेरियल ना खराब है,
तो मैं क्या कर देता हूँ, उसको स्क्रैप करता हूँ। तो अगर मैं सेल ऑफ स्क्रैप करूंगा ना रॉ मटेरियल का, तो लॉजिकली वो मेरे परचेज के कॉस्ट को कम करना चाहिए, वो मेरे परचेज के कॉस्ट को कम करना चाहिए। तो यहां पर ही लिख दूंगा मैं, लेस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब आपको बताओ, ये तीनों जो है ना नेट, ये तीनों को जब नेट करोगे ना, तो आपको मिलेगा लॉजिकली दिस इज योर नेट परचेज। मतलब परचेज है अगर 1 लाख का, उस पर आपने फ्रेट पे किया होगा 20,000, तो 1 लाख प्लस 20 होना चाहिए। बट रॉ मटेरियल आने के बाद मालूम पड़ा कुछ खराब है, तो आपने उसको स्क्रैप कर दिया और आपको 2,000 मिला। तो 1 लाख प्लस 20, 1,20,000 माइनस 2,000, 1,18,000 इज योर परचेज का वैल्यू। क्लियर है आपको यहां तक? ओके। इसमें अब लेस हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या आया क्या समझ में? तो इट इज नॉट ओनली ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। जब कॉस्ट शीट पे क्वेश्चन आएगा ना, तो इतना डिटेल क्वेश्चन आएगा। मतलब आपको फ्रेट भी होगा वहां पर, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल भी होगा वहां पर। तो समझ में आपको कहां पर दिखाना है उसको। तो आपको जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कंज्यूम का मतलब यूज, आप खुद सोचो ना, जो स्क्रैप कर दिया वो यूज कर पाए क्या आप कभी? तो आपको वो माइनस पहले ही करना चाहिए ना। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल जो यूज हुआ फिनिश गुड्स बनाने के लिए। आपके शुरुआत में आपके पास था 100 क्वांटिटी, अगर मैं क्वांटिटी में बात करूं तो 100 क्वांटिटी, आपने और खरीदा 1000 क्वांटिटी, तो कितना हो गया ये आपका 1100 क्वांटिटी। अब आपके पास अगर क्लोजिंग बचा है, सुनो ध्यान से, अगर क्लोजिंग बचा है आपके पास 200, तो कहना है से 900 क्वांटिटी आपने क्या कर लिया? यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया। कहां पर यूज कर लिया ये रॉ मटेरियल को? फिनिश गुड्स बनाने के लिए यूज कर लिया। क्लियर है? फिनिश गुड्स बनाने के लिए यूज। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, इसके अंदर आपका ऐड हो जाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसको कभी कभी बोला जाता है आपका डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। इसमें आपका ऐड हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फिर आपको क्या मिलेगा इसमें से? आपको मिल जाएगा प्राइम। अभी आप लोग फॉर्मेट को याद करते जाओ। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस विल गिव यू प्राइम कॉस्ट। एक बार प्राइम कॉस्ट मिल गया तो सबसे पहला खर्चा होगा फैक्ट्री का, सबसे पहला खर्चा होगा फैक्ट्री, फिर आएगा एडमिन, फिर आएगा सेलिंग। वापस है, एक बार खर्चा होगा पहला फैक्ट्री, फैक्ट्री के बाद एडमिन, और एडमिन के बाद, बस ये 3 खर्चा ही ऐड करना है आपको। और ये 3 खर्चे के साथ में ना आपको बच गए तो 2 स्टॉक है ना, कौन से 2 स्टॉक बच गए? एक तो आपका WIP बच गया और दूसरा फिनिश गुड्स। बस ये 2 स्टॉक इधर आने वाले हैं। तो 5 चीजों का इंपैक्ट देना है अभी आपको। पहला 3 ओवरहेड्स है, बराबर है ना। ये एक 3 ओवरहेड्स आने वाला है, जिसमें से फर्स्ट विल बी फैक्ट्री ओवरहेड, सेकंड विल बी और एडमिन ओवरहेड, थर्ड विल बी और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 ओवरहेड्स का इंपैक्ट देना है और आपको 2 स्टॉक का इंपैक्ट देना है, एक WIP वाला है और एक फिनिश गुड्स। तो देखते जाओ क्या होगा। अब सबसे पहला आ जाएगा आपका यहां पर ऐड फैक्ट्री कॉस्ट। कभी कभी इसको हम लोग बोलेंगे, सॉरी कॉस्ट नहीं, ओवरहेड्स। यहां पर आ जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। कभी कभी हम लोग इसको बोलेंगे वर्क्स, मतलब प्राइम कॉस्ट में अगर आप ऐड कर लोगे आपका फैक्ट्री वाला ओवरहेड्स, तो आपको मिल जाएगा आपका फैक्ट्री का कॉस्ट। बट ये जो फैक्ट्री कॉस्ट होगा ना, ये होगा आपका
ग्रॉस, ग्रॉस। आप लोगों को अगर याद आता होगा, मैंने आप लोगों को बताया था, ये मटेरियल में, ये वाला जो मटेरियल होता है, इसके अंदर आपका कंप्लीटेड यूनिट्स का भी होता है प्लस WIP का भी होता है। तो कहना है से ये वाला जो खर्चा है आपका कंप्लीटेड वाले का भी है, जो कुछ बन के तैयार है, और कंप्लीटेड वाले का भी है। तो अब यहां पर से हम लोग जो WIP है ना, WIP का स्टॉक का इंपैक्ट दे देंगे यहां पर आपका। कब देने वाले? वो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद। तो यहां पर ऐड हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। और ये करने के बाद हमको जो मिलेगा दैट वुड बी माय फैक्ट्री नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, या फिर सीधा फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे हमारा कॉस्ट, या फिर हम लोग बोलेंगे इसको हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सबसे पहला कॉस्ट ओवरहेड्स, क्लियर है ना? फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग है, फैक्ट्री कॉस्ट अलग है। फैक्ट्री ओवरहेड्स खर्चा है जो ऐड होने वाला है, और ऐड होने के बाद जो आंसर आएगा ना, वो फैक्ट्री कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट में क्या बोला आपको मैंने? प्राइम कॉस्ट में अगर आप ऐड कर दोगे आपका फैक्ट्री वाला ओवरहेड्स, तो आपको मिल जाएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में अगर आप ऐड कर दोगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो क्या मिल जाएगा आपको? फैक्ट्री। क्लियर एकदम? ओके। अभी कौन सा ओवरहेड्स बच गया हमारा? एडमिन ओवरहेड्स बच गया है। ओके। अब यहां पर आपको ऐड होने वाला है आपका एडमिन वाला। देखो, फैक्ट्री कॉस्ट मतलब फैक्ट्री में गुड्स तैयार हो गया, फैक्ट्री में ये गुड्स बन के ना तैयार हो गया है, फैक्ट्री में गुड्स बन के तैयार हो गया है, तो फैक्ट्री तक का खर्चा आ गया। बट इसमें भी वो जो पर्सन मिस्टर ए बार बार आके देख के जा रहा था, वो भी तो कॉस्ट जोड़ो ना इसमें, वो भी तो कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा अपने को अलग से। तो यहां पर आपका आने वाला है एडमिन कॉस्ट। बट एडमिन कॉस्ट भी कौन सा वाला एडमिन कॉस्ट आएगा यहां पर? विच विल बी रिलेटेड टू, और आप लोगों को समझ गया क्या रिलेटेड टू प्रोडक्शन मतलब कौन सा वाला बात हो रहा है? वही मिस्टर ए जो 60% टाइम अपना यहां पर आ रहा है, दैट इज द एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू। यहां पर एक ये ऐड होगा, दूसरा प्रोडक्ट बन के तैयार है, बराबर है ना? अब क्या डायरेक्ट थोड़ी बेचने का पैकिंग करके, सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? क्वालिटी चेक। सबसे पहला क्या करना पड़ेगा आपको? क्वालिटी चेक। तो यहां पर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट वो भी आ जाएगा। यहीं पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कुछ खर्चा हुआ था, वो भी आपको प्रोडक्शन, इसके बाद ऐड करने के बाद ना हमको प्रोडक्शन कॉस्ट मिलने वाला है। तो ये सब प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनेगा। क्या क्या बनेगा? सबसे पहला एडमिन कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेकेंड इज योर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, थर्ड इज योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एंड फोर्थ इज योर प्राइमरी पैकिंग। अब बोले तो सर व्हाट इज प्राइमरी पैकिंग? आप समझो परफ्यूम, अगर परफ्यूम बनाने का बिजनेस है, परफ्यूम इज दैट लिक्विड, सिर्फ आपको ऐसे लिक्विड बेचते हैं क्या कोई? परफ्यूम बेचते कैसा? एक बॉटल में डाल के ना, तो बॉटल इज योर प्राइमरी पैकिंग, तो उसका भी तो कॉस्ट होता है ना। तो जो प्राइमरी पैकिंग का कॉस्ट होगा ना, वो भी आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, वो भी आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। ये क्लियर है आपको? और कभी कभी प्रोडक्ट बनाते बनाते कुछ खराब हो गया या कुछ बाय प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसको भी हम लोग सेल करेंगे, बराबर है ना? कुछ सेल करेंगे तो उससे कॉस्ट को क्या होना चाहिए? आपका कॉस्ट कम होना चाहिए। सो यहां पर मैं लिखूंगा लेस, यहां पर आ जाएगा लेस सेल ऑफ स्क्रैप, या फिर
बाय प्रोडक्ट। इसको इनकम मत बोलो, क्या होने वाला है इससे? आपका कॉस्ट कम होने वाला है। एंड दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब गुड्स बनाने का खर्चा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब गुड्स, ये क्लियर है आप लोगों को? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब गुड्स बनाने का खर्चा। तो इधर देख लो क्या कैसा है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको ऐड कर लिया तो आपको क्या मिल गया? प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले आपने ऐड क्या किया? आपका फैक्ट्री का ओवरहेड्स ऐड किया, तो आपको मिल गया फैक्ट्री कॉस्ट। बट ये फैक्ट्री कॉस्ट क्या था? मालूम है? ग्रॉस था, ग्रॉस था। इसमें आपने ओपनिंग WIP को ऐड किया, क्लोजिंग WIP को माइनस किया, तो आपको मिल गया आपको फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर? अब फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद आपने चार चीजें ऐड की है। चार चीजें ऐड किया। सबसे पहला एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च, प्राइमरी पैकिंग। सेकेंडरी का बात ही नहीं हो रहा है, प्राइमरी पैकिंग जो जरूरी है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। क्लियर है? प्राइमरी पैकिंग। क्लियर? एंड माइनस हुआ सेल ऑफ स्क्रैप या बाई प्रोडक्ट, जो कॉस्ट को कम कर देगा। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको? कॉस्ट ऑफ, हर बार बोलता था ना आपका फिनिश गुड्स वैल्यू होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इस वैल्यू पे होगा आपका। मतलब अगर ये आपका एग्जाम्पल, ये आपका 10 लाख रुपीज है, और आपको मालूम है कि इस 10 लाख खर्चा करने के बाद आपने टोटल 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, तो एक एक यूनिट के लिए खर्चा कैसे मिलेगा? डिवाइड करके। तो डिवाइड करके कितना आंसर आ जाएगा? 10। एंड कॉस्ट शीट के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ना, उसका सिर्फ क्वांटिटी दिया होगा, सिर्फ क्वांटिटी दिया होगा क्लोजिंग स्टॉक का। वो लोग बोलेंगे हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है ना वो 300 यूनिट्स बचा है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 10 के साथ। आ रहा है क्या समझ? क्लियर है आप लोगों को? ओके। और एक चीज, कभी कभी ओपनिंग स्टॉक है ना, उसका भी यूनिट देंगे, तो उसके लिए रेट क्या करें? तो उसके लिए रेट, एक तो करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं लेना। सबसे पहला तो आप लोग देखो कि क्या उसका एडजस्टमेंट में कहीं रेट दिया है क्या, क्योंकि उसका जो रेट होगा ना वो लास्ट ईयर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से होगा ना, और लास्ट ईयर करंट ईयर का थोड़ी सेम था कॉस्ट। तो लास्ट ईयर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से कुछ रेट अलग होगा, तो वो रेट लेना। अगर क्वेश्चन ने वो रेट नहीं दिया है तो जाके करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेना। क्लियर है आप लोगों को? बट मोस्टली ओपनिंग का आपको दे देंगे वैल्यू, बट क्लोजिंग स्टॉक के लिए ना सिर्फ क्वांटिटी देंगे, या फिर क्लोजिंग स्टॉक का ना क्वांटिटी भी नहीं बताएंगे। कैसा बोलेंगे मालूम है आपको? आपने यूनिट्स जो प्रोड्यूस किया ना वो था आपका 10,000, और आपने जो सेल किया ना वो 8,000, बस ऐसा इंफॉर्मेशन होगा। इसका मतलब क्या है? ओपनिंग कुछ दिया नहीं है तो अज्यूम इट टू बी जीरो, और क्लोजिंग आपके पास कितना बच गया? 2000। तो 2000 क्वांटिटी के लिए रेट क्या लेना है? रेट COP का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट का जो रेट आएगा ना वो यूज करना है। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर आपको ऐड होने वाला है आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और लेस हो जाएगा यहां से आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या मिल जाएगा यहां से आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस। और आपको मालूम है ये वाला जो होता है ना, यूनिट्स इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट होगा ना पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट होगा ना पर यूनिट, वो वाला यूज करना है हमको। क्लियर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स बेच दिया ना आपने, अरे गुड्स बनाया 1 लाख,
क्वांटिटी 1 लाख क्वांटिटी बनाया, बट इस 1 लाख क्वांटिटी में से बेचा कितना 80, तो जो बेचा ना उसका कॉस्ट, जो आपने बेच दिया ना उसका कॉस्ट कितना है। क्लियर है आप लोगों को। अब इसमें आपका ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, ए दो चीज ऐड होने वाला है, एक तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कॉस्ट से अच्छा मैं ओवरहेड्स बोल देता हूं यहां पर, और दूसरा एडमिन ओवरहेड्स, नॉर्मल से अच्छा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, जनरल। तो आपको क्या मिल जाएगा यहां पर, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल क्लियर है यहाँ पर। हम इसमें इस फॉर्मेट में COS के बाद कभी कभी अगर ज़रूरत है तो ऐड कर देंगे प्रॉफिट, तो हमको क्या मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा सेल्स। और मैंने इसलिए डबल अंडरलाइन कर दिया, आप बोलोगे सर इसको कॉस्ट स्टेटमेंट बोला है, कॉस्ट शीट बोला है, तो प्रॉफिट क्यों दिखा रहे हो। यस, तो आप लोग टोटल कॉस्ट तक दिखा दो और इसको अलग से दिखा देना। क्या ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, फॉर्मेट देखो क्या बोला था, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, बट हमको मालूम है डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आने वाला है। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड होने वाला है। कंज्यूम मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज एंड एडिशंस, परचेज एंड एडिशंस, और एडिशंस क्या है वो ये है फ्रेट और सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल नेट करके है। क्लियर है आपको। लेस ऑफ कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस विल गिव यू टाइम कॉस्ट। इसमें आप लोग ऐड कर दोगे आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो क्या मिल जाएगा आपको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, मिल जाएगा आपको फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर। इसमें आपका 4 खर्चा ऐड होने वाला है। सबसे पहला एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। उसमें आपका लेस हो जाएगा सेल ऑफ स्क्रैप, लेस हो जाएगा आपका सेल ऑफ स्क्रैप। तो आपको क्या मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो इंपॉर्टेंट है जिसपे आपका फिनिश गुड्स वैल्यू होने वाला है। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, तो आपको क्या मिल जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें सेलिंग का खर्चा ऐड करो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चे का एग्जांपल क्या है, एडवर्टीजमेंट, सेल्स कमीशन, बराबर है। एजेंट को अगर कुछ सेल्स कमीशन देना है तो मतलब बेचने के लिए जो जो खर्चा कर रहे हो ना आप, मार्केटिंग एक्सेट्रा सब आ जाएगा इसके अंदर। एडमिन ओवरहेड्स जनरल मतलब ऑफिस वाला खर्चा, ऑफिस वाला खर्चा वो पर्सन जो ऑफिस में बैठा है तो फैक्ट्री में नहीं जा रहा है, तो वो आएगा आपका कहां पर, COGS के बाद आएगा। क्लियर है। और फिर आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, फिर सम पे चलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या मिल जाएगा आपको प्राइम कॉस्ट। क्लियर है। ऐड कर दोगे आप लोग यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या मिल जाएगा आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा, बट वो भी ग्रॉस। इसमें आप लोग ऐड करोगे ओपनिंग WIP लेस करोगे क्लोजिंग WIP, क्या मिल जाएगा आपको फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, तो फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया, उसमें आप ऐड करोगे क्या, ये बोलो ना फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड क्या होगा, आपके 4 खर्चे ऐड होंगे। 4 खर्चे कौन से हैं, एडमिन ओवरहेड्स, नेक्स्ट एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, नेक्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, नेक्स्ट प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, और इसमें लेस होने वाला है आपका लेस सेल ऑफ स्क्रैप, लेस होने वाला है। बराबर है। तो आपको ये सब करने पे क्या मिल जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या मिल जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, याद रहेगा। ओके, इसमें आपका ऐड हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
फिनिश गुड्स, तो क्या मिल जाएगा आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है यहाँ तक? और इसमें आपका दो खर्चा और ऐड होने वाला है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड सेकेंड इज एडमिन का खर्चा। तो क्या मिल जाएगा आपको? कॉस्ट ऑफ। क्लियर है क्या फॉर्मेट? आता है इस पे क्वेश्चन, कॉस्ट शीट। ये इंटर एवरी ईयर आपको मिलेगा कॉस्ट शीट के ऊपर क्वेश्चन, बहुत इजी है फॉर्मेट। क्लियर है ये आप लोगों को? चलो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इसका। मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तभी थियोरी लिख लेना आप लोग। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ओके, following information relates to manufacturing concern for the year ended 31st of March 21. Raw material opening it's 2,28,000. Raw material closing it's 3,05,000. Purchase of raw material it's 42,25,000. क्या करेंगे आप लोग? ओहो, नीचे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, फ्रेट इनवर्ड भी दिया है। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में ये सब यूज होगा, हाँ या ना? ओपनिंग ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग वाला माइनस हो जाएगा, परचेज भी ऐड हो जाएगा, फ्रेट भी ऐड हो जाएगा। क्लियर है क्या आप लोगों को? तो ये सब नेट करने से क्या मिल जाएगा आपको? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ऋषि क्लियर एकदम आपको? ओके। डायरेक्ट वेजेस पेड एंड आउटस्टैंडिंग। आप बोलोगे सर आपने तो सिर्फ डायरेक्ट लेबर लिखाया था वहां पर, कौन सा वाला लू? पेड लू, आउटस्टैंडिंग लू, दोनों लू? क्या करना चाहिए? हाँ, माइनस। ओ भाई साहब, माइनस करना क्यों? एक तो ऐड होना चाहिए आउटस्टैंडिंग, या कुछ नहीं होना चाहिए। और आपको अगर बता दूं ना मैं, यहां पर इधर देखो, टोटल कॉस्ट मतलब, टोटल कॉस्ट का मतलब पूरे साल में खर्चा कितना होने वाला है। तो यहां पर क्या करना चाहिए आपको? लेबर के लिए ऐड करना चाहिए, मतलब आपको ऐड करके लिखना है। क्लियर है? ओके। फैक्ट्री ओवरहेड्स 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट। ओके। नेक्स्ट, WIP ओपनिंग का ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग वाला माइनस हो जाएगा। एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सर अगर एडमिन ओवरहेड्स के बारे में कुछ बोला ही नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या करें? बोला ही नहीं है, बोला ही नहीं है, then we have to assume it to be related to production. कॉस्ट शीट में अगर एडमिन ओवरहेड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, then you have to assume it to be related to production, and हम लोग वो नोट में लिख देंगे। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कैन आई से दिस इज योर सेलिंग एक्सपेंस। फिनिश्ड स्टॉक ओपनिंग दिया हुआ है 1217 यूनिट्स, जिसका वैल्यू है 6,08,000। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, ऋषि आपके हिसाब से कहां पर आएगा ये 8,000? आप बता दो ये कहां पर आएगा? सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल कहां पर आ जाएगा ये?